अरे अभी आप जाके देखिएगा, सर्विस रोड बन रहे हैं जो एमसीडी के अंदर आती है, उसको कौन अप्रूव करता है कि ये काम सही हुआ? एक पतली सी परत बिछा दिए हैं, 1 महीने के बाद फिर वो कंकड़ निकलने लगेगा। तो ये सब चेक क्यों नहीं होता? वो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का, जो कि एक डिफॉल्ट डिजाइन जो डीजेबी से अप्रूव हुआ, हम लोगों के ऊपर उन्होंने दिया गया, सोसाइटीज में दिया, और सोसाइटीज ने उसको फॉलो किया। सोसाइटीज उसके अगेंस्ट पे करती रही, क्लियर कराती रही, सर्टिफिकेट मिलता रहा। तो अगर डिपार्टमेंट सर्टिफिकेट दे रहा है, इसका मतलब उनको वो डिजाइन एक्सेप्टेबल है। तो डिजाइन एक्सेप्टेबल अगर है तो फिर वो फॉल्टी डिजाइन का खमियाजा सोसाइटीज के ऊपर डालना सरासर गलत था। ठीक है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, मोदी साहब प्रधानमंत्री हैं, उनका कहना है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, बावजूद इसके आप कहना है कि भ्रष्टाचार है। बिल्कुल, देखिए मोदी जी की अगर सारी बातों को लोग मान लें, और मैं कह रहा हूं जो उनके ओपोनेंट है वो ना माने, मोदी जी के पार्टी के लोग ही मान लेना, तो देश का कल्याण हो जाना है। हम लोग को दुख क्यों होता है? नरेंद्र मोदी जी पे हम लोग आंख बंद करके विश्वास करते हैं, जो सपोर्टर हैं बीजेपी के। परंतु समस्या कहां आती है कि जो भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए नुमाइंदे हैं, लीडर्स हैं, जिनको पार्टी ने बागडोर दे दी कि इस काम को आपको करना है, वो नरेंद्र मोदी जी की योजना को जमीनी स्तर पर लेके ही नहीं ले जा पाते, केवल फोटो सेशन करते हैं। हमारा एमसीडी प्रशासन क्या कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल मैं आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहूंगा कि जब भी एलजी साहब की विजिट होती है, या चीफ मिनिस्टर साहिबा की विजिट होती है, या प्रधानमंत्री हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विजिट होती है, तब ये कहां रातों रात सारी सड़कें बिल्कुल साफ सुथरी, सारी की सारी ये एनक्रोचमेंट हट जाती है। न सिर्फ विजिट के दिन बल्कि 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन भी गायब हो जाते हैं। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल जनाब। तो ये दिक्कत क्या हुई कि पहले छत से पानी जोड़ने के लिए कहा गया, सब छत से पानी जोड़ दिया। अब वो कहते हैं सर सड़क पे जो पानी आता है बारिश का उसको भी जोड़िए। ये फिर दोबारा ट्रिपल खर्चा आ गया। अब आप अंदाजा लगाइए कि इतना बड़ा खर्चा, ये इससे पहले डीजी सेट का एक एनजीटी का उन्होंने लगा दिया कि साहब 15 साल के जो डीजी सेट है रिप्लेस कीजिए। तो द्वारका में मेरे को नहीं लगता है कि कोई सोसाइटी ऐसी होगी जो 15-20 साल पुरानी ना हो। काउंसलर साहब के पास, हमारे तो नियरेस्ट वही होते हैं, उनके पास गए, हम उनके पास गए, हमने कहा कौन है आपके काउंसलर? अपना राम निवास गहलोत जी, उनके पास गए। मैं गया था वहां पे, मेरे आरडब्ल्यू के लोग भी गए थे, 4 बार गए, न कूड़ा उठाया, न ट्रिमिंग करी, न लाइट आती, न कुछ होता। ठीक है। और एक सज्जन उनके साथ बैठे हुए थे, कोई कह रहा है हॉर्टिकल्चर का है, कोई कह रहा है एमसीडी का है, कोई कह रहा है डीडीए का है। तो ये पल्ला झाड़ू क्यों है? फिर काउंसलर साहब खुद बोले कि हमारे पास फंड नहीं है। तो मेरे को गुस्सा आया मेरे को। मैं कह रहा हूँ मुझे गुस्सा आया। मैंने कहा जो पोस्टरबाजी होती है इसके लिए फंड कौन दे रहा है? कहाँ से आ रहा है फंड भाई? बिल्कुल पैसा तो लग रहा है, या मुफ्त में तो नहीं कर रहा कोई। उसके लिए फंड है। हमारी जो साफ सफाई होनी है, जो हमें सुविधाएं मिलनी चाहिए, उसके लिए फंड नहीं है आपके पास। ये क्यों? एक सेकंड में रोकना चाहूंगा। द्वारका वार्ड बी में भी उपचुनाव जारी है और वहां लगातार ये तकरीरें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही हैं कि अगर एक जो कड़ी है ये निगम पार्षद वाली, वो आप जोड़ देंगे तो ट्रिपल इंजन की सरकार होगी, बहुत तेजी से दौड़ेगी और विकास के लिए फंड की कोई कमी नहीं होगी। तो जहां ऑलरेडी ट्रिपल इंजन की सरकार है, आप कह रहे हैं वो फंड नहीं है। अब यही तो दुखद घटना है कि जहां ट्रिपल इंजन की सरकार है और उसको बनाने में हम जैसे लोग, मैं बीजेपी की कार्यकर्ता भी रही हूँ, बूथ भी संभालती हूँ और प्रो बीजेपी भी हूँ, लेकिन ये बहुत दुखद है कि तीनों ट्रिपल इंजन सरकार होते हुए भी हमारा काम नहीं हो रहा। नमस्कार, मैं हूं अनंत कौशिक, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली एनसीआर। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं द्वारका में और मेरे साथ तमाम जो द्वारका के निवासी हैं, साथ में द्वारका के जो प्रबुद्ध नागरिक हैं वो शामिल हैं। द्वारका की परिस्थितियां क्या हैं, द्वारका में समस्याएं क्या हैं, उनका समाधान क्या है, इस मुद्दे पे जो खुली बहस है हम लोग आज शुरू करेंगे। मेरे साथ में ऑल द्वारका रेजिडेंट फेडरेशन से लोग मौजूद हैं, मेरे साथ में द्वारका फोरम के लोग मौजूद हैं और साथ में कांग्रेस से हमारे एक मित्र हैं वो मौजूद हैं। जी मैम, किस तरह से आप लोग देखते हैं द्वारका की समस्याओं की? अगर मैं बात करूं, क्या कुछ द्वारका की प्रमुख समस्याएं आज है? द्वारका अपने आप में एक बहुत खूबसूरत उपनगरी है, बहुत यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है, बट बेसिक इश्यूज जो थे 15 साल पहले, आज भी सोसाइटियां उनको झेल रही हैं। जो डीडीए पॉकेट्स हैं, मैं उनकी अगर बात करूं तो 18 साल मुझे हो गए सोसाइटी में रहते, कभी भी मैंने ड्रेन सिस्टम को क्लीन होते नहीं देखा। बीच में डीसी साहब को बोला, बंदे आए, जब ड्रेन्स को खोला गया तो पूरे तहस नहस हैं। काउंसिलर का काम क्या है? ड्रेन देखना,
सीवर को देखना, सारा देखना, इन पे काम क्यों नहीं होता? आप सड़क बनवा रहे हैं, अभी आप जाके देखिएगा सर्विस रोड बन रहे हैं जो एमसीडी के अंदर आती है, उसको कौन अप्रूव करता है कि ये काम सही हुआ? एक पतली सी परत बिछा दिए हैं, 1 महीने के बाद फिर वो कंकड़ निकलने लगेगा। तो ये सब चेक क्यों नहीं होता? जब काउंसलर की एक चेयर रखी गई है, निगम पार्षद चुना जाता है और हम जैसे लोग चुनते हैं उनको, तो इस विश्वास के साथ कि वो काम को देखेंगे। बट बहुत लापरवाही है, सोसाइटियां बहुत सफर कर रही है, स्पेशली डीडीए पॉकेट्स की हालत जर्जर है। पिछले 15 सालों में कोई डेवलपमेंट नहीं है। वहां के पार्क एमसीडी के अंदर आते हैं, वहां से पूरे साल में एक ट्रैक्टर भी हॉर्टिकल्चर से अगर को तो खाद मिलता हो, नहीं मिलता है। मैंने आपका मानना है कि ट्रिपल इंजन की सरकार जो है वो काम नहीं कर पा रही ठीक से? क्या दिक्कत कहाँ लगती है आपको? लो लेवल में, एमपी लेवल पे काम हो रहा है, सड़कें बन रही है, दिख रहा है कि हाँ पीडब्ल्यूडी सड़क बना रही है, सीवर का फंड आया है, पर कहाँ यूज हो रहा है अभी ये हमें ग्राउंड लेवल पे नहीं दिख रहा है। चलिए, ग्राउंड लेवल पे काम नहीं दिखता। निधि गुप्ता मौजूद है। निधि जी, आप क्या कुछ जोड़ेंगे? ड्रेनेज का विषय जोड़ा अंजना जी ने, आपको क्या लगता है द्वारका की जो दूसरी समस्या है वो क्या है? द्वारका की दूसरी समस्या है गार्बेज, बहुत बड़ी समस्या है, और जिसके लिए हम लोगों के जो ग्रुप्स में मैक्सिमम मैसेजेस आते हैं वो उसी के लिए ही आते हैं कि कूड़ा नहीं उठ रहा, उसके लिए उनको ग्रुप में मैसेज डालना पड़ता है, जिसके बाद हम आगे प्रशासन को बोलते हैं तो प्रशासन के अधिकारी सुनते हैं और कूड़ा उठता है, जबकि ये ऑटोमेटिक अपने मोड पे चलना चाहिए। और उसके बाद जो दूसरी समस्या जो सोसाइटी सबसे ज्यादा फेस कर रही है वो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का, जो कि एक डिफॉल्ट डिजाइन जो डीजेबी से अप्रूव हुआ, हम लोगों के ऊपर उन्होंने दिया गया, सोसाइटीज में दिया, और सोसाइटीज ने उसको फॉलो किया, सोसाइटीज उसके अगेंस्ट पे करती रही, क्लियर कराती रही, सर्टिफिकेट मिलता रहा। तो अगर डिपार्टमेंट सर्टिफिकेट दे रहा है इसका मतलब उनको वो डिजाइन एक्सेप्टेबल है। तो डिजाइन एक्सेप्टेबल अगर है तो फिर वो फॉल्टी डिजाइन का खमियाजा सोसाइटीज के ऊपर डालना सरासर गलत था। ठीक है, देन इसके अलावा सोसाइटीज आज की डेट में डीजी सेट खामियाजा किस तरह से डाला गया? मैंने कोई आर्थिक बोझ आप लोगों पे लगाया गया है, कोई पे अर्थदंड कोई लगाया गया है, या उसको चेंज करने के लिए कहा गया, किस तरह से? देखिए, एक तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि ये रीडिजाइन होगा। रीडिजाइन अगर होना है, देखिए हम एनवायरनमेंट के खिलाफ नहीं है, एनवायरनमेंट से आज हम सब जुड़े हुए हैं, चाहे प्रदूषित हवा है, पानी है, मिट्टी है, कुछ भी है, वो सभी की जिंदगी पे असर डालती है, तो हम उसके खिलाफ नहीं है। कुछ भी हो हम उसका पूरा समर्थन करते हैं। कोई भी डिजाइन अगर रेक्टिफाई करने से, चेंज करने से और पर्यावरण को सपोर्ट मिलता है, हम उसके लिए हैं, पूरी तरह से खड़े हैं। लेकिन उसके लिए जब सरकार ने डिजाइन में फॉल्ट पाया है तो डिजाइन ये हम लोगों ने तो नहीं बनाया, जिन अधिकारियों ने अप्रूव किया उनको उसके लिए उत्तरदायी होना चाहिए, और सरकार को इसके लिए जो इतना बड़ा खर्च आ रहा है उसके लिए उनको सोसाइटीज को पूरा अमाउंट प्रोवाइड करना चाहिए। मैं इसमें सब्सिडी नहीं बोलूंगी, मैं इसमें पूरा अमाउंट बोलूंगी। सोसाइटीज तो अपना काम करती आ रही हैं, ठीक है। और इसके अलावा फिर आ जाता है जनरेटर सेट का। अभी एक समस्या पहले लेते हैं। रॉबिन शर्मा मौजूद हैं जो कि समाज सेवी हैं, वेल नोन। रॉबिन जी, क्या कुछ लगता है? ड्रेनेज की बात हुई, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात हुई, अन्य क्या विषय? देखिए, एक विषय तो द्वारका के अंदर जो सड़कें बन रही हैं, जैसे हमारी बहन अभी अंजना जी ने बोला कि पीडब्ल्यूडी सड़क बना रही है, तो मैं बताना चाहूंगा कि द्वारका के अंदर पीडब्ल्यूडी के पास अभी कोई भी रोड नहीं है, सब डीडीए बना रही है, और वो केंद्र सरकार के तहत आता है, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के तहत आता है। जितने भी जो मास्टर प्लान को दोबारा से रिले किए जा रहे हैं, मास्टर प्लान रोड को, उसमें इन्होंने रोड को अलग कर दिया और सर्विस रोड का टेंडर अलग निकाला हुआ है, और साथ ही साथ आप देखेंगे कंकरेंट तो उन्हीं रोड्स के मेंटेनेंस का काम का टेंडर भी अलग से निकला हुआ है। मतलब गजब का भ्रष्टाचार है, गजब का भ्रष्टाचार, जो हम लोगों के गले नहीं उतर रहा। हम लोग इसकी शिकायत कई बार कर चुके। मजे की बात क्या है कि अकाउंटेबिलिटी किसी की तय नहीं की जाती, उसकी वजह से द्वारका के नागरिक सफर कर रहे हैं। जब द्वारका सब्सिडी बनाने के लिए प्लान तैयार किया गया था तो उसके पहले ये ऑब्जर्व किया गया था कि जब इन्होंने मयूर विहार में प्लान बनाया, रोहिणी में प्लान बनाया, वहां की जो कमियां थी डीडीए के प्लानिंग्स में, बसंत कुंज वाला मामला का एरिया हो गया, उन एरियाज की कमियों को दूर करके द्वारका सब्सिडी के प्लान को तैयार किया गया था उस समय। और ये सब 97-98 के समय में तो बहुत तेज गति के साथ द्वारका में काम हुआ। 2002-3 तक तो हम लोग यहाँ पे रहने भी आ गए थे। बहुत चौड़ी सड़कें हैं, लेकिन हम उन चौड़ी सड़कों का करेंगे क्या अगर उसके ऊपर में
आप सही तरह से उसे मेंटेन नहीं कर पा रहे। बहुत चौड़ी चौड़े ड्रेन बना दिए गए, क्योंकि और जगह ड्रेन भीड़े थे तो वहां पर पानी जाम लगता था। यहाँ पर ड्रेन बहुत चौड़े बना दिए, लेकिन हम उन ड्रेन्स का करेंगे क्या? अगर उसका स्ट्रक्चर पुराना हो चुका है तो उसको आपको जर्जर स्ट्रक्चर को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। डिसिल्टिंग ऑफ ड्रेन प्रॉपर होनी चाहिए। ये जो समस्याएं हैं इसके ऊपर सरकार को अपना ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो द्वारका दोबारा रहने लायक नहीं रहेगी। हिंदूवादी आप हैं, स्वयं महंत हैं, मंदिर आप बना चुके हैं एक, और साथ में धार्मिक जितने क्रियाकलाप हैं उनमें आप शामिल रहते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, मोदी साहब प्रधानमंत्री हैं, उनका कहना है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, बावजूद इसके आप कहना है कि भ्रष्टाचार है। बिल्कुल, देखिए मोदी जी की अगर सारी बातों को लोग मान लें, और मैं कह रहा हूं जो उनके ओपोनेंट है वो ना माने, मोदी जी के पार्टी के लोग ही मान लेना तो देश का कल्याण हो जाना है। हम लोग को दुख क्यों होता है? नरेंद्र मोदी जी पे हम लोग आंख बंद करके विश्वास करते हैं, जो सपोर्टर हैं बीजेपी के। परंतु समस्या कहां आती है कि जो भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए नुमाइंदे हैं, लीडर्स हैं, जिनको पार्टी ने बागडोर दे दी कि इस काम को आपको करना है, वो नरेंद्र मोदी जी की योजना को जमीनी स्तर पर लेके ही नहीं ले जा पाते, केवल फोटो सेशन करते हैं। मसला के तौर पे मैं बता रहा हूं, मसलन जैसे स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान भारत के काया पलट करने के लिए एक बहुत ही दूरगामी योजना थी नरेंद्र मोदी जी की। स्वयं उन्होंने उतर के सड़क पे झाड़ू लगाया। परंतु हमने देखा ऐसे बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के ही नेता थे, समर्थक थे, जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, जिनको आप निगम पार्षद कह सकते हैं, आप उसमें विधायक भी कह सकते हैं, और उनको आप सांसद भी हैं उसमें, ठीक है। उन लोगों ने केवल हाथ में झाड़ू लेके फोटो खिंचाया, फेसबुक पे डाल दिया। ये जो फोटो सेशन वाला जो चक्कर चल रहा है ना, ये भारत की बहुत बड़ी समस्या और द्वारका की भी समस्या है। ये फोटो सेशन का जो चक्कर है ये बहुत बड़ी समस्या है। कौशल जी मौजूद है द्वारका फोरम से। कौशल साहब, कुछ एक और मुद्दों की बात करूं तो अन्य क्या समस्या आपको लगती है द्वारका में? सर, द्वारका की एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ की इंक्रोचमेंट है। किसी भी आप चौराहे पे चले जाइए, किसी भी आप सड़क पे चले जाइए, सारी की सारी रोड पे दुनिया भर की एनक्रोचमेंट हो चुकी है। अभी जैसे आया हूँ, रोड क्रॉस की है, एक तरफ बोरिया बिस्तर लेके रोहिंग्या बैठे हुए हैं, एक तरफ हिजड़े आपके पास आ जाते हैं। कौन इनको चेक कर रहा है? ये एक बहुत ही बड़ी द्वारका के लिए सिक्योरिटी की समस्या है। और आप किसी भी चौराहे पे शाम को निकल जाइए, किसी भी गली मोहल्ले में कहीं भी आप निकल जाइए, हर तरफ स्ट्रीट वेंडर्स बैठे हुए हैं, फूड वाले। हमारा एमसीडी प्रशासन क्या कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल मैं आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहूंगा कि जब भी एलजी साहब की विजिट होती है, या चीफ मिनिस्टर साहिबा की विजिट होती है, या प्रधानमंत्री हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विजिट होती है, तब ये कहां रातों रात सारी सड़कें बिल्कुल साफ सुथरी, सारी की सारी ये एनक्रोचमेंट हट जाती है। न सिर्फ विजिट के दिन बल्कि 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन भी गायब हो जाते हैं। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल जनाब। तो ये हम सब लोगों के लिए और देश के लिए भी एक सिक्योरिटी का बहुत बड़ा मुद्दा है। हम किसी की रोजी रोटी के लिए नहीं कहते, लेकिन उसका एक सिस्टम होना चाहिए। बिल्कुल, जो किताबों में भी है, एमसीडी की रूल बुक्स में भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की रूल बुक्स में भी है, डीडीए में है, लेकिन उसका अमल पूरा का पूरा जीरो है। चलिए, अमल जीरो है। द्वारका में अतिक्रमण की समस्या है, कौशल जी का कहना है। शर्मा जी मौजूद हैं। मोहिंदर साहब, क्या लगता है, क्या कुछ प्रमुख समस्या पूर्व के वक्ताओं ने जो ना बताई हो, जो आप बता पाए? देखिए जरा, मैं यहाँ दोहरी कैपेसिटी में हूँ। जैसे आपने मेरा आरोप कराया, ज्यादातर लोग सोशल हैं तो आप सोशल ही बात करें। मैं सोशल ही बात करूंगा, तो सोशल के अंदर कवर कर लेता हूं उनको। देखिए जनाब, ऐसा है कि सोसाइटीज जब यहाँ आई और सोसाइटी को यहाँ बसाया गया, लोगों को लाया गया, ज्यादातर मिडिल क्लास के लोग थे, सैलरीड क्लास के लोग थे, जिन्होंने इकट्ठे होकर सोसाइटीज बनाई, लैंड ली और इकट्ठे होकर कोऑपरेटिव सेक्टर की बनाई। कोऑपरेटिव सेक्टर की एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि सब मिलजुल के काम करते हैं। जैसे सोसाइटी का कोई भी खर्चा है, सोसाइटी की मेंटेनेंस है, वो सारा का सारा जो है मेंबर्स मिलके करते हैं। अब समस्याएं मेरे दोस्त ने बताई, और कुछ दो समस्या मैं और जोड़ता हूँ। रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेरी बहन ने बताया, उसमें दिक्कत क्या हुई कि पहले छत से पानी जोड़ने के लिए कहा गया, सब छत से पानी जोड़ दिया। अब वो कहते हैं सर सड़क पे जो पानी आता है बारिश का, उसको भी जोड़िए। ये फिर दोबारा ट्रिपल खर्चा आ गया। अब आप अंदाजा लगाइए कि इतना बड़ा खर्चा ये, इससे पहले डीजी सेट का एक एनजीटी का उन्होंने लगा दिया कि साहब 15 साल के जो डीजी सेट है रिप्लेस कीजिए। तो द्वारका में मेरे को नहीं लगता कि कोई सोसाइटी ऐसी होगी जो 15-20 साल पुरानी ना हो। तो वो डीजी सेट का खर्चा एक 15-20 लाख का जोड़ दिया गया।
तीसरी चीज जो उन्होंने जोड़ी, अभी अभी डीडीए का एक फरमान आया है कि भाई आप जो है वो स्ट्रक्चरल ऑडिट कराइए। अब स्ट्रक्चरल ऑडिट आप बताइए, इसमें पता नहीं क्या क्या आएगा, क्या क्या का मतलब क्या क्या आएगा। 1993 के बेस पे जो सिस्टम था कि भाई अर्थक्वेक रेसिस्टेंस होती है, उसके बेस पे सोसाइटी द्वारका की बनी है। उसके बाद 2015 तक 2 बार चेंज आ चुका। अब वो 1993 की सोसाइटीज के स्ट्रक्चर को 2015 के जो स्ट्रक्चर की डिजाइनिंग है उसके साथ मैच कराना चाहेंगे। एक ह्यूज खर्चा हमारा वेट कर रहा है। डीडीए ने अभी आज आपने अखबार में पढ़ा होगा, स्ट्रक्चरल उसके लिए 11 तारीख को मीटिंग बुलाई है, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, कि अपने यहाँ आइए और सारे सेक्रेटरी प्रेसिडेंट को बुलवाया है सोसाइटीज के ऑल ओवर दिल्ली के। वो दिल्ली के बिल्डर्स जो है या इंडिया के जो बिल्डर्स हैं उनको मौका देना चाहते हैं, ये सोसाइटियों को तोड़ के दोबारा बनाया जाए जैसे कि बंबई में किया जा रहा है। बिल्डर बिल्डिंग को खरीद लेते हैं, मेंबर्स को कहीं किराए में भेज देते हैं, एफआईआर बढ़ा दिया जाता है। आज एफआईआर का भी जिक्र है उसमें कि 400% तक एफआईआर कर दिया जाएगा। आप कर क्या रहे हैं साहब? इतने सोसाइटीज के लोगों को कहाँ रहेंगे। बाकी ये तो सोसाइटी के अंदर की बात आ गई। अब ये एमसीडी की जो बातें हैं, कूड़ा उठाने की बात जहां तक आ गई, एक वादा ये किया गया था कि सोसाइटीज के लोग जो 100% हाउसी टैक्स देते हैं उसका 40% के आसपास उनको वापस कर दिया जाएगा। दैट मनी दे कैन यूज फॉर द वेलफेयर ऑफ देयर सोसाइटीज। वो वायदे कोई पूरे नहीं हुए। जितनी सब्जी मंडियां यहाँ हैं, सड़कों पर लगती हैं, आप यकीन कीजिए पूरा जाम हो जाता है। मैं मानता हूँ कि सब्जी लेने के लिए जो आसपास की सोसाइटीज है उनको बेनिफिट होता है, लेकिन ट्रैफिक जाम कितना होता है? पहले ये छोटे रूप में होता था, एक सड़क पर सब्जी की मार्केट होती थी, अब वो सारी सड़कें आसपास की जितनी है सभी सारी कवर हो जाती हैं। बढ़ते बढ़ते सब्जी मार्केट इतनी बड़ी हो गई है, उसके साथ कपड़ा मार्केट भी लगने लगी। सड़कों पे अवैध कब्जे, डीडीए के तुगलकी फरमान, ये परेशानी का सबब है। एक और शख्स हैं वेद प्रकाश शर्मा जी, द्वारका से जुड़े हैं। वेद प्रकाश जी, आप क्या कुछ पाते हैं? ऐसी कौन सी एक समस्या जो छुटी हो जिसका जिक्र आप करना चाहें? पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि हमारे भाई साहब ने अभी बोला कि फोटो जो सेशन है ना, ये नौटंकियां हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने ही शुरू करी। मैं सोशल बात कर से आता हूँ, वहां पे भी उसका सिल्ली रख दी और फोटो खिंचाई जैसे कि मैं ही हूँ भगवान, तो वो गलत है। ठीक है। अब रही बात लोकल, मैं भी इसी पॉकेट ए में रहता हूँ। अब द्वारका की बात बताएं, अपने अपार्टमेंट की। RAA की ही बात करूं, मैं RAA का मेंबर भी हूँ। हम काउंसलर साहब के पास, हमारे तो नियरेस्ट वही होते हैं, उनके पास गए, हम उनके पास गए, हमने कहा कौन है आपके काउंसलर? अपना रामनिवास गहलोत जी, उनके पास गए। मैं गया था वहां पे, मेरे RAA के लोग भी गए थे, 4 बार गए, न कूड़ा उठाया, न ट्रिमिंग करी, न लाइट आती, न कुछ होता। ठीक है। और एक सज्जन उनके साथ बैठे हुए थे, कोई कह रहा है हॉर्टिकल्चर का है, कोई कह रहा है एमसीडी का है, कोई कह रहा है डीडीए का है, तो ये पल्ला झाड़ू क्यों है? फिर काउंसलर साहब खुद बोले कि हमारे पास फंड नहीं है। तो मेरे को गुस्सा आया मेरे को, मैं कह रहा हूँ मुझे गुस्सा आया। मैंने कहा ये जो पोस्टरबाजी होती है इसके लिए फंड कौन दे रहा है, कहाँ से आ रहा है फंड? भाई बिल्कुल पैसा तो लग रहा है, या मुफ्त में तो नहीं कर रहा कोई, उसके लिए फंड है। हमारी जो साफ सफाई होनी है, जो हमें सुविधाएं मिलनी चाहिए, उसके लिए फंड नहीं है आपके पास। ये क्यों बहानेबाजी कर रहे हो? उसके बाद वो फोन उठा के और साइड होके और निकल लिए। देखिए, इस तरह का जो बर्ताव है वो बर्दाश्त के बाहर है, चाहे वो निगम पार्षद हो या फिर अन्य कोई। अंजना जी, अब समस्याओं की बात हुई, अब हम समाधान की बात करेंगे। आपने जो विषय उठाया, समाधान क्या है उसका और कौन करेगा और कब होगा? जैसा कि मैंने ड्रेनेज सिस्टम पे उठाया, मेन रोड्स के ड्रेनेज सिस्टम तो है ही, बट सोसाइटी के अंदर भी सारे ड्रेन चोक्ड है, क्योंकि जब से सोसाइटी बनी है तब से कोई क्लीनिंग और रिपेयर नहीं हुआ। तो इसका पूरा दायित्व एमसीडी के ऊपर जाता है और एमसीडी आता है निगम के अंदर, तो ये निगम पार्षद को करना चाहिए। पिछले 10 साल से जहाँ मौजूद है वहाँ निगम पार्षद है नहीं अभी? बिल्कुल है। जहाँ मैं हूँ डीडीए फ्लैट्स, डीडीए सोसाइटी की बात कर रही हूँ, द्वारका में अराउंड। आप रहते हैं कहाँ? आप रहते हैं, कौन है निगम पार्षद? मैं सेक्टर 12 द्वारकाधीश अपार्टमेंट की प्रेसिडेंट हूँ और हमारे निगम पार्षद श्री रामनिवास गहलोत जी हैं। जब भी आप कंप्लेन कीजिए तो वही फंड नहीं है की शिकायत आती है। हमने डीसी को भी अप्रोच किया था तो उन्होंने क्लीनिंग का काम तो लगा दिया, बट रिपेयर का फंड ओके नहीं हुआ तो वो भी काम रुक गया। तो पूरे चैनल, पूरे सिस्टम को, पहले बहाना था स्टैंडिंग कमेटी नहीं है, अब तो स्टैंडिंग कमेटी भी अपनी आ गई है, तो काम होना चाहिए। ओवरऑल है कि जो भी इस पद पे आता है। एक सेकंड में रोकना चाहूंगा। द्वारका वार्ड बी में भी उपचुनाव जारी है और वहां लगातार ये तकरीरें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही हैं कि अगर एक जो कड़ी है ये
निगम पार्षद वाली, वो आप जोड़ देंगे तो ट्रिपल इंजन की सरकार होगी, बहुत तेजी से दौड़ेगी और विकास के लिए फंड की कोई कमी नहीं होगी। तो जहां ऑलरेडी ट्रिपल इंजन की सरकार है, आप कह रहे हैं वो फंड नहीं है। अब यही तो दुखद घटना है कि जहां ट्रिपल इंजन की सरकार है और उसको बनाने में हम जैसे लोग, मैं बीजेपी की कार्यकर्ता भी रही हूँ, बूथ भी संभालती हूँ और प्रो बीजेपी भी हूँ, लेकिन ये बहुत दुखद है कि तीनों ट्रिपल इंजन सरकार होते हुए भी हमारा काम नहीं हो रहा। मैं आज से 12 साल पहले की बताऊं, तब भी हमारे निगम पार्षद शशि तोमर थी, राजेश गहलोत जी स्टैंडिंग कमेटी में थी। एक बार हम जाते थे और अगले दिन हमारा काम शुरू हो जाता था। बट लास्ट 10 ईयर्स से हमारा कोई काम नहीं हो रहा। पॉकेट में कहते हैं ना कि एक सूत के बराबर भी काम नहीं हुआ है। जो भी करते हैं हम, और डीडीए में मेंटेनेंस भी कम आती है। तो समाधान क्या है, किस तरह से समाधान होगा? यही है कि ऊपर से लेके नीचे तक और एक नोडल ऑफिसर होना चाहिए पूरे द्वारका का, जहां पे एक सेंट्रलाइज्ड कंप्लेंट सेंटर हो और रिजॉल्व करने का भी सेंटर हो। मैंने नेताओं पे विश्वास नहीं रहा शायद आपका। केवल नेताओं पे हम नहीं चल सकते, क्योंकि सरकारी संस्थाएं भी तो है। फिर डीसी किस लिए अपॉइंट होता है, एसडीएम किस लिए अपॉइंट होता है, सभी तो है, तो उनको भी तो हक होना चाहिए, उनके पास भी पावर होना चाहिए। अभी एक एग्जांपल देती हूँ, पूरे द्वारका में लाइन सेटलमेंट है आपकी सीवर की, और मेरी पॉकेट में मतलब ग्राउंड फ्लोर में जीना मुश्किल हो गया। अभी 6 महीने हो गए टेंडर निकालने में, फिर हो गया उसको खोलने में। अब खुल गया है तो ये वर्क ऑर्डर नहीं कर पा रहे, तो किसका प्रेशर है? मैं विधायक जी को बार बार मैसेज कर रही हूँ, बट उनका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। जब मैं सांसद जी को करती हूँ, उनका रिप्लाई एटलीस्ट आता है कि जी मैं देख रही हूँ, बट विधायक का कोई रिप्लाई नहीं आता, और काउंसिलर तो हमारे कुछ कर भी नहीं रहे। बताइए, ये बहुत बड़ी बात है। अगर ट्रिपल इंजन की सरकार द्वारका ए में अगर कुछ नहीं कर पाती तो द्वारका बी में क्या करेगी? खैर, ये पॉलिटिकल विषय है, क्योंकि हम सोशल आज बात करेंगे, द्वारका की समस्याओं की बात करेंगे, तो उसी तरफ हमारा जो रुख है वो रहेगा। निधि जी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का विषय आपने उठाया, ठीक, समाधान क्या है उसका? कौन समाधान करेगा, कब होगा? आप स्वयं जो है एक्टिव रहती हैं एडीआरएफ के माध्यम से, और मैंने तमाम जगह नोट किया कि भारतीय जनता पार्टी या उससे जुड़े हुए जितने कार्यक्रम होते हैं वहां प्रमुख आपकी भूमिका रहती है। तो ऐसे में ये विषय तो ट्रिपल इंजन की सरकार का है, आप लोग जाइए उनके पास, काम करवाइए अपना। बिल्कुल, जो आपने बोला, डेफिनेटली मैं भी प्रो बीजेपी ही हूँ, और शुरू से भाजपा के साथ ही हम लोगों का समर्थन रहा है। और इसमें जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मुद्दा है, ये हम लोगों ने कमलजीत जी के साथ भी उठाया, और वो इस विषय को डेफिनेटली उन्होंने कहा है कि इसको कंसिडर किया जा रहा है, और इसके बारे में और वो समाधान निकालेंगे। उसकी कोई समयावधि आपको नहीं बताई? समय अवधि अभी नहीं है, लेकिन अभी जैसे सीएम रेखा गुप्ता जी ने 1000 करोड़ का द्वारका के लिए बोला कि आपको दिया जाएगा एक अमाउंट, जिसमें कि बेटरमेंट की जितनी भी पॉलिसीज हैं, जितने भी इंटरनल, मेरे ख्याल पूरी लोकसभा के लिए है 1000 करोड़। पूरी लोकसभा के लिए है, तो 1000 करोड़ भी आनंद भाई बहुत होता है। सो उसमें से सोसाइटीज को बेंच या झूले या लोकल जिम ये सब नहीं चाहिए एक्चुअली में। और वैसे भी ये तो विधायक के फंड से आ जाते हैं। अगर एमपी के नाम का फंड आ रहा है और इट्स अ ह्यूज अमाउंट, डेफिनेटली पूरी लोकसभा के लिए है, तो उसमें आप सोसाइटीज को इस तरह की राहत अगर देंगे, डीजी सेट में अगर आप उनको राहत देंगे और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में अगर राहत देंगे, तो डेफिनेटली इसका काफी बड़ा फायदा जो एक जन जन को मिल सकता है। क्योंकि ये जो अमाउंट है, जो भी ये स्पेशल निधि ये जो दी जा रही है, ये हम और आपके टैक्स की ही है। मैंने आपका विश्वास जमा हुआ है अभी भी भारतीय जनता पार्टी पे, हैं? विश्वास पे दुनिया कायम है। हाँ, एक दिन काम होगा। काम होगा, चलिए, काम होगा, जरूर होगा। कहा था अंजना जी से कि आपका विश्वास उठ रहा है या हिल रहा है, ये विश्वास की बात नहीं होती है। जो उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि एसडीएम डीएम ये किस लिए रखे गए हैं, ये एक सिस्टम बनाने की बात होती है। जैसा मैंने गार्बेज के लिए कहा, सिस्टम ऑटोमेटिकली शुड वर्क। पॉलिटिकल नेता जो भी कोई आते जाते रहे, वो सिस्टम पे उसका असर नहीं होना चाहिए, सिस्टम और अच्छे से मैनेज होना चाहिए। बहुत बढ़िया। रॉबिन जी, भ्रष्टाचार की आपने बात कही, रोड निर्माण में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार है। खाऊंगा ना खाने दूंगा, ऐसा मोदी साहब का कथन है। तो ऐसे में समस्या का समाधान आप किस रूप में पाते हैं? कैसे समस्या का समाधान होगा जब प्रधानमंत्री आपके ईमानदार हैं, भारतीय जनता पार्टी आपकी ईमानदार है, देश ईमानदारी से चल रहा है, ईमानदार सरकार है, कट्टर ईमानदार नहीं लेकिन ईमानदार सरकार है, तब फिर भ्रष्टाचार क्यों है? उसका समाधान क्या है? देखिए, भ्रष्टाचार केवल इसलिए है क्योंकि ना अधिकारियों की अकाउंटेबिलिटी तय नहीं की जाती है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जब मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट थी
2005 में आरटीआई एक्ट आया। हम द्वारका में बहुत सारे लोग आरटीआई लगा के अपना काम करवाते रहे हैं, चीजों की जानकारियां लेते रहे हैं और फिर उसको पब्लिक फोरम में डाला भी हमने, तब जाके हमने चीजों को रोल इन होते हुए देखा है। आरटीआई एक्ट बहुत ही मजबूत एक्ट था 2005 में। अभी हम लोग देख रहे हैं उसके अंदर में बहुत ज्यादा कमी आ चुकी है, आरटीआई एक्ट को डाइल्यूट कर दिया गया है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए एक तो लैक ऑफ पॉलिटिकल विल है, दूसरे अकाउंटेबिलिटी की कमी है। जो भी व्यक्ति, मान लीजिए जितने भी जो द्वारका के सोशल एक्टिविस्ट या तमाम लोग या पत्रकार लोग जब इस तरह की चीजों पे सवाल उठाते हैं, तो ये जो ऑफिशियल्स एंड करप्ट पॉलिटिशियंस की जो लॉबी है वो सीधा सीधा उनको लेबल करती है कि अरे ये इतना सवाल पूछ रहा है, ये ब्लैकमेलर है, वो ब्लैकमेलर है, वो ब्लैकमेलर है। एक व्यक्ति के खिलाफ, एक भी द्वारका के एक्टिविस्ट के खिलाफ ब्लैकमेलिंग का एक मुकदमा, एक कंप्लेंट इन लोगों ने दर्ज नहीं करवाया होगा, लेकिन उनके माथे पे ब्लैकमेलिंग का लेबल इसलिए लगाते हैं जिससे कि इनके काले कारनामे चलते रहे। ये मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। उनको बदनाम कर दिया जाए। द्वारका के ऐसे में 10 एक्टिविस्ट का नाम आपको बता सकता हूँ जिनका नाम इस प्रकार से बदनाम किया गया, और वो चुने हुए कुछ नुमाइंदे जो कि ऑफिशियल्स के माध्यम से बातों को इधर उधर घुमाते हैं, वो लोग फैलाते हैं। और हम लोग के पास तो ऐसे जाने कितनों की फोटो और वीडियो होंगी जिस पे हम लोग सवाल नहीं उठाते। मैं उस विषय में जाना नहीं चाहता क्योंकि व्यक्तिगत छीटाकशी ठीक नहीं होती। मैं बस इतना ही कहूंगा, भ्रष्टाचार चाहे किसी भी सरकार में रहा हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार में रहा हो, तो भी एक बात कहा जाता था कि लैक ऑफ पॉलिटिकल विल है जी, ये करना नहीं चाहते। आम आदमी पार्टी की सरकार में रहा तो भी इस बात को कहा जाएगा, और आज भी हम लोग इसी बात को कह रहे हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री ईमानदार है, सब ईमानदार है, लेकिन समस्या ये आ रही है कि जो नीचे का अधिकारी है वो आज भी भ्रष्ट है, उस पर कार्रवाई होना, कार्रवाई नहीं होगी तो फिर क्या होगा। मैं आपको अभी एक लेटेस्ट उदाहरण देता हूं डीडीए के केस का। एक केस में सीबीआई ने छापेमारी की डीडीए में, मसला द्वारका जोन का नहीं है, यमुना पार साइड की तरफ का है, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है जो पूरे देश को जानना चाहिए। उस मामले में सीबीआई ने ठेकेदार को नामजद कर दिया और लिखा कि इस ठेकेदार ने जो तथाकथित भ्रष्टाचार हुआ जिसकी वजह से 1.25 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, नुकसान हो गया डीडीए को, और ये घोटाला हो गया क्योंकि फर्जी बिल, फर्जी दस्तावेज पेश किए गए, और ये फर्जी दस्तावेज डीडीए के अधिकारियों से मिलकर इन्होंने पेश किया और उन्हीं अधिकारियों की मदद से ये पैसे गायब हो गए। ठीक है, तो एक बात तय है कि जो व्यक्ति बिलिंग कर रहा है और फिर उसमें नामजद किया उस ठेकेदार को और अधिकारियों के नाम पे लिख दिया अननोन ऑफिशियल्स, ये कौन सी आपकी इन्वेस्टिगेशन है। जो व्यक्ति बिल पास कर रहा है, मान लीजिए उस पे असिस्टेंट इंजीनियर के साइन है, उस पे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के साइन है, तो सर्टेनली वही लोग बिल पास कर रहे हैं ना, उस अननोन ऑफिशियल में उनका नाम होना चाहिए। जब ये एफआईआर की कॉपी हमारे पास आई, बड़ा इंटरेस्टिंग केस लगा, हमने फिर इसकी शिकायत की। हमने बोला देखिए अगर आप कहते हैं कि अननोन ऑफिशियल है तो ऑफिशियल्स के नाम हम बता देते हैं। हमने उस बिल की कॉपी लगाई, उन ऑफिशियल्स के नाम उनके सामने रख दिया कि जी ठीक है आप इनको प्रोसिक्यूट कीजिए। लेकिन उसके बाद उस एफआईआर को डीडीए में भेज दिया गया कि अब आप इस पे एक्शन लें। एक्शन कोई नहीं है। तो अब इस बात को प्रधानमंत्री जी को नहीं पता, इस बात को देश के गृह मंत्री को नहीं पता। होता क्या है कि ऑफिशियल सब एक दूसरे को बचाने के चक्कर में इस तरह की खिचड़ी पकाते हैं और बदनाम करते हैं देश के प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को। तो हम तो सीधी सी बात जानते हैं कि प्रधानमंत्री ईमानदार है, बिल्कुल ईमानदार। और आपने कहा कट्टर ईमानदार, तो मैं कहता हूं कट्टर से भी ज्यादा कट्टर ईमानदार है, बशर्ते उनको पता चले। समस्या यह है कि नीचे से ऊपर तक बात ही नहीं जा पाती और हम जैसे लोगों की बात तो पहुंचती ही नहीं है, क्योंकि बीच का जो इतना बड़ा चैनल है ना वही गोलमोल कर लेता है। बीच का जो चैनल है वो बातें गोलमोल करता है और जो जवाबदेही है वो तय नहीं हो पाती। लिहाजा जो करप्ट ऑफिशियल हैं जो सारा खेल करते हैं वो बच के निकल जाते हैं। आपने जो समस्या बताई उसका समाधान आप क्या पाते हैं, कब होगा, कौन करेगा? आनंद भाई, जो मैंने समस्या एंक्रोचमेंट की बताई और ये जितने भी लोग बाहर से आके द्वारका के अंदर बस जाते हैं सड़कों के ऊपर, या जितने भी हमारे रेहड़ी वाले जो शाम को लगती हैं, मैंने समाधान क्या सीधा ही पॉइंट आउट किया है कि ये सब हमारे प्रशासन की रजामंदी से ही होता है। इसके अंदर हमारा पुलिस प्रशासन भी और हमारा एमसीडी का भी स्टाफ भी, इन दोनों की जिम्मेदारी पूर्णतः रूप से बनती है। क्योंकि मैंने आपको ये भी बताया कि जब भी किसी सीनियर अधिकारी का विजिट होता है तो ये रातों रात सब चीजें बिल्कुल साफ हो जाती हैं, बिल्कुल क्लीन हो जाती हैं।
और अभी आपने ये भी देखा होगा कि दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा हादसा हुआ लाल किले के पास, सुरक्षा में चूक हुई। तो ये सब चीजें इस चूक को और बढ़ाती हैं। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से गुजारिश है कि वो इन सब के ऊपर रोकथाम लगाएं और इनके लिए कोई जगह नियुक्त द्वारका के अंदर की जा सकती है। जैसे फ्ली मार्केट का गोवा और इन सब टूरिस्ट स्पॉट के अंदर एक कॉन्सेप्ट है, एक एरिया पूरा का पूरा इनके लिए डेडिकेट किया जा सकता है कि जहां पे सारी की शाम के टाइम रेडी लगेगी या मार्केट लगेगी, वेंडिंग जोन जिसे कहते हैं। तो इन सब चीजों को हमें अमल में लाना पड़ेगा और पुलिस और एमसीडी को सख्त होना पड़ेगा। हमारा इससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। स्थानीय जो नेतृत्व है आपका, निगम पार्षद हो, आपके विधायक हो, एमपी हो, क्या उनको भी उत्तरदायी आप पाते हैं सबके लिए? सर, जब हमारे नीचे के काम करने वाले, जैसे रॉबिन जी ने भी और हमारी अंजना जी और निधि जी ने बताया, अगर नीचे के काम करने वाले अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पालन करना शुरू कर देंगे तो ये सब समस्याओं का समाधान ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगा। हमें भी कई बार जरूरत होती है तो हम, जैसे हमारे काउंसलर हैं, हमारे एमएलए हैं, हमारे एमपी साहिबा हैं, हम करते हैं। एमपी साहिबा हमारी रिस्पॉन्सिव है, शी एक्नॉलेजेस, वो बात भी करती हैं और आगे उसका हमें जवाब भी देती हैं और अपनी तरफ से प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश भी करती हैं। पर एमसीडी बहुत बड़ी समस्या है। जैसे कूड़े की समस्या को आपको अभी चैनल के माध्यम में हमारे साथियों ने बताया, कूड़ा पिछले 3-4 महीने के अंदर द्वारका के अंदर गाड़ियां ही नहीं आ रही थी, बारिशों के अंदर स्टाफ की कमी थी, गाड़ियों का टेंडर एक्सपायर हो चुका है, एक्सटेंशन में चल रहा है। तो ये सब तो प्रशासनिक कार्रवाई है ना, जो समय से होनी चाहिए, तभी तो हम इन सब समस्याओं से निजात पा पाएंगे। कूड़ा उठना हमारी एमसीडी का बेसिक टास्क है। इसके लिए हमें किसी भी नागरिक को काउंसलर के पास या किसी एमएलए या किसी एमपी के पास जाने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बेसिक जो कार्य हैं उनको भी करने में एमसीडी पूरी तरह से असफल रही है, ऐसा कौशल जी का कहना है। आप क्या कुछ पाते हैं, जो समस्या आपने बताई, क्या कुछ उनका समाधान हो सकता है? कौन करेगा, कब होगा? जी हाँ, देखिए, मैं फिर एमसीडी पे ही आता हूँ। जो ये कूड़े की समस्या मेरे साथी लोग बता रहे हैं, ये काफी बड़ी समस्या है। 3 दिन कूड़ा ना उठे, आपके घर की रसोई में से ना 3 दिन कूड़ा निकले तो स्टिंक करने लगता है, आपको पानी पीने का भी दिल नहीं करेगा। इसके लिए ये किया जा सकता है कि हजारों यहाँ सफाई कर्मचारी डिप्लॉयड है कागज के ऊपर, लेकिन एक्चुअल कितने हैं? तो इसका सोल्यूशन ये है कि जो आरडब्ल्यू है या जो हमारी सोसाइटीज हैं, उनके मातहत वहां सूचना दे दी जाए कि भाई फला फला इतने लड़के सफाई वाले आपके यहाँ दिए गए हैं और ये उनके नाम नंबर है। ये हाँ नंबर है, ये आपको रिपोर्ट करेंगे, आपने कहाँ कहाँ अपने आसपास की सफाई करानी उसको करवाइए। और जहां तक कूड़ा उठाने का सवाल है, ये एक एजेंसी जो एक प्रशासनिक काम है, जो मेरे साथी ने बताया अभी, कि इसको तो आप पहले से क्यों नहीं करते? डेट आने के बाद आप टेंडरिंग करने की समस्या क्यों करते हैं? मैं तो सरकारी अफसर रहा हूँ, अगर काम करने पे आ जाए, जैसे कहते हैं ना कि अगर पुलिस वाला अपने पे आ जाए तो एक सुई भी इधर से उधर नहीं हो सकती। प्रशासन तो इतना तगड़ा है, लेकिन उसे एक्टिवेट कौन करेगा? उसमें बैटरी कौन लगाएगा सो दैट इट कैन बी चार्ज? ये सारी चीज आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, बड़े बड़े प्रधानमंत्री भी जानते हैं। ईमानदारी का तमगा किसको कैसे दिया जाता है वो छोड़िए। मनमोहन सिंह बहुत बड़े ईमानदार आदमी थे, उनके ऊपर 1 रुपए का शुरू से लेके आखिर तक का कोई इल्जाम नहीं है। उनके भी तो प्रशासनिक नीचे लोग ऐसे ही थे, तो उनको क्यों बदनाम कर दिया गया? तो आप किसी को सर्टिफिकेट दे देते हैं उसी प्रशासन के अंदर जो करप्ट है, कि प्रधानमंत्री ठीक है, प्रशासन करप्ट है, और वही प्रशासन जब करप्ट था तो मनमोहन सिंह करप्ट हो गए। ये बातें अलग हैं, हमें राजनीतिक बातों को छोड़ के अपनी द्वारका की समस्या पे आना चाहिए। डीजी सेट है, ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, और जो ये अभी इनकी स्ट्रक्चरल डिजाइन की चीजें आएंगी, ये सारा खर्चा सरकार को उठाना चाहिए। द्वारका में सरकार को एक बात और कह दूं, द्वारका में मैक्सिमम लोग जो सैलरी क्लास थी, अब वो रिटायर हो चुके हैं। यकीन मानिएगा, वो रिटायर हो चुके हैं, उनको पेंशन का गुजारा चलता है, बच्चे उनके ज्यादातर बाहर हैं या अलग रहते हैं। वो कहां से इतना खर्चा उठाएंगे? आप 50 लाख अगले 2 साल के अंदर खर्चा तैयार खड़ा है, आप अंदाजा लगा दीजिए एक मेंबर के ऊपर कितना खर्चा आएगा। तो इस सब चीजों को छोड़िए, ये जो सरकार करना चाहती है वो सरकार भी कुछ जिम्मेदारी ले। बिल्कुल, जो सरकार करना चाहती है सरकार जिम्मेवारी ले, साथ में जो प्रशासनिक अमला है वो भी अपनी जिम्मेवारियां निभाए, और पुलिस अगर मुस्तैद रहे, तैनात रहे, लगातार अपना काम करे, तो एक सुई की भी चोरी कोई नहीं कर सकता। इसका एक उदाहरण मुझे ध्यान आता है, नई दिल्ली का है, कई साल पुराना एक उदाहरण है। अमेरिकन एम्बेसी से एक दफा किसी कर्मचारी का एक जो पप्पी है वो छोटा चोरी हो गया, तो सारी पुलिस पूरे जिले की उसको ढूंढती रही और 2 घंटे में उसको बरामद कर दिया गया। 2 घंटे में हजारों लोग रोजाना गायब होते हैं इस हिंदुस्तान में, उनकी किसी को फिक्र नहीं है। आप क्या कुछ पाते हैं, किस तरह के हालात हैं, और जो आपने बताया उसका समाधान क्या है समस्या का? देखो, लोकल मुद्दों पे ही बात करूंगा मैं। बीइंग ए आरडब्ल्यूए मेंबर, मैं
खंबे लगाए अभी सरकारी खर्चे पे लग रहे हैं, सरकारी भी क्या हमारे टैक्स का पैसा है वो। खंबे लग रहे हैं, ट्रिमिंग होती नहीं है। मैंने खुद एज ए एग्जाम्पल देने के लिए, या इनको शर्म आ जाए, मैं खुद पेड़ पे चढ़ के ट्रिमिंग कर रहा हूँ। अच्छा। और लोग मेरी वीडियो बना रहे हैं कि आगे भेज देंगे, पेड़ काट रहा है। मैंने कहा ये तो वही वाली बात है, हमारे यहाँ का सिस्टम ही ऐसा है। कुत्ता आदमी को काट दे, आदमी मर जाए कोई बात नहीं, उसको कोई वैल्यू नहीं, लेकिन आप कुत्ते के अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसा तो प्रशासन है। हमारे यहाँ मैं लोकल बात करूंगा, ग्राउंड फ्लोर पे डीडी फ्लैटों में ड्रेनेज की इतनी समस्या है, स्लैब टूटे पड़े हैं। हम तो गए हैं, हम तो शिकायत ही कर सकते हैं ना। मेरे यहाँ बस नहीं आती, अतुल्या, कौटिल्या, रोज, गोल्फ, जितनी समृद्धि, जितनी भी सोसाइटी है उधर अगल बगल की, वहां बसें नहीं है। बसें कोई जाती भी है तो स्टैंड नहीं है, कौन बनाएगा, कब बनाओगे। रात बेरात किसी को जाना है, रिक्शे वाले ना वो लाइट जलाते ना इंडिकेटर देते, जहां मर्जी मुड़ जाओ, आपको पता भी नहीं लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो अब वो कौन करेगा, फिर वही फंड का रोना। हम तो गए थे, हम तो उन्हीं के पास जाएंगे भाई जो हमारे नियरेस्ट है, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो काउंसलर साहब हो। अच्छा, वो फंड की कमी की वजह से आप पेड़ पे चढ़ गए? नहीं, तो मैं कह रहा हूँ अगर तुमने, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे मैंने खंबा गाड़ा, खंबा ऊपर चला गया, लाइट आएगी नीचे? नहीं आएगी। तो काटूंगा ना मैं। आपको शर्म आनी चाहिए कि एक बुजुर्ग 70 साल का बुढ़ा पेड़ पे चढ़ के ट्रिमिंग कर रहा है, और फिर आपको आप उसको धमका रहे हो। चोट लग गई, आपको सुना था? हाँ, चोट भी लगी थी। आप देखिए ऐसी तो हरकतें हैं यहाँ पे। किस तरह के हालात हैं और कैसे एमसीडी वर्क करती है, इसका नमूना। आपका नाम क्या है? अनिल मलिक सर, कहाँ रहते हैं? मैं द्वारका सेक्टर 19। अच्छा, क्या पाते हैं द्वारका की प्रमुख कोई समस्या आप एक बता पाए और उसका समाधान? सर सबसे बड़ी प्रमुख समस्या तो पॉल्यूशन है। देखिए कमलजीत जी जो पार्षद साहब अच्छी होने से काम नहीं बनता, काम करती है। बात आप एक बार प्रधानमंत्री चुनते हो, फिर सरकार बनाते हो दिल्ली की, अब एमसीडी में भी इनकी सरकार है। समस्या है पॉल्यूशन, बहुत बड़ी पॉल्यूशन की वो समस्या हमेशा से है सर, इनकी तो दी हुई नहीं है। नहीं सर, उस पर किया क्या जा रहा है? मैं तो ये कह रहा हूँ, जब आपकी 4 इंजन 3 इंजन सरकारें बन गई, द्वारका के अंदर मेरे ख्याल से जितने हॉस्पिटल हैं इतने कहीं भी नहीं है। और किसी हॉस्पिटल में जाओ, अभी एक बुजुर्ग की तबीयत खराब होगी, कहीं आईसीयू में बेड नहीं है। ये हालत आज की डेट में, क्योंकि जिसको सांस की प्रॉब्लम है, इस पोल्यूशन के टाइम में सबसे ज्यादा दिक्कत वो होती है। रही भाई साहब ने कहा कुत्तों जैसी समस्या, वो ठीक है, कुत्ते को हम कुछ बोल ही नहीं सकते। कोई खाना दे रहा है, कोई काट रहा है, कोई कुछ बोले, हमारे ऊपर, मेरे ऊपर खुद FIR हुई है। अच्छा, हाँ, किस विषय में? कुत्ते को हटाने के लिए पार्क में मत घुमाओ, उसने कह दिया ये गाली दे रहा, बताओ उसमें क्या करेंगे। अच्छा, और बहुत सारी सर ट्रिमिंग की समस्याएं हैं और कई चीजें हैं, लेकिन ये है कि जिस तरह से पहले काम होता था उस तरह से काम अभी नहीं हो रहा है। काम उस तरह से नहीं हो पा रहा जैसे पहले होता था। द्वारका की एक और शख्सियत है चांद मस्ती। चांद साहब, कैसे हैं आप? ठीक है। कोई एक प्रमुख समस्या आप पाते हो द्वारका की, बताएं और उसका समाधान क्या है? 1 मिनट रुक। क्या है यार, रुक गए। अरे तो आपके नहीं, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, मैं डिस्पेंसरी में खुद गया, थोड़ा तेज बोलिए। डिस्पेंसरी में खुद गया था। मैं डिस्पेंसरी में मैं अपना इलाज खुद कराने गया था। वो मैं डॉक्टर के पास पर्ची दी, उसको पास को जैसे भाई साहब ने बोला टिटेनस का, उसके पास इंजेक्शन नहीं है। इंजेक्शन बाहर से लाओ तब इंजेक्शन लगेगा, दवाई भी उनके पास नहीं है। तो फिर किस चीज का फिर वो डिस्पेंसरी चल रही है, आरोग्य मंदिर क्या, फिर वो अजीब चीज ने बताई ना। द्वारका में साफ सफाई भी इतनी नहीं हो रही, चार एक हफ्ते तक ढेर लगे रहते हैं। कूड़े को बोलते हैं, किसी अधिकारी को बोलते हैं, मगा सर ऐसे बात है, बोला भी तो 1 हफ्ता और लगेगा। 1 हफ्ता क्यों लगेगा भाई, आप ये बताइए ना, क्यों लगेगा 1 हफ्ता? मैं खुद वहां से, एक कूड़े वाला आता है जो घर घर कूड़ा उठाता है, मैं खुद वहां से कूड़ा उठा के उसके डस्टबिन में मैं खुद डालता हूँ। मैं, आप बताइए भी। देखिए, बहुत सारी समस्याएं आ गई और बहुत सारे समाधान जो है वो तमाम जो वक्ता थे उन लोगों ने सुझाए। अब अंतिम रिमार्क्स लेते हैं लोगों का और उसके बाद में कार्यक्रम का समापन करेंगे। रॉबिन साहब, आपसे मैं शुरुआत करूंगा। सारी समस्याओं को आपने प्रमुखता से सुना, समाज सेवी आप हैं और तमाम समस्याओं को गौर से देखते भी हैं द्वारका की। समाधान क्या आप देखते हैं? ट्रिपल इंजन की सरकार अगर समाधान नहीं कर सकती तो समाधान कौन करेगा, कब होगा, तरीका क्या है? कम शब्दों। देखिए, मैं बताता हूँ आपको, बात ट्रिपल इंजन, डबल इंजन या सिंगल इंजन की नहीं है। केवल इतना सा है कि वो समस्या को समस्या समझे, प्रशासन समस्या को समस्या समझे तो समाधान मिलेगा। और समाधान के लिए जो
सही रूप में द्वारका के लिए जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ बैठ के समन्वय बनाए। हम लोग को अपना दुश्मन ना तो प्रशासन माने ना जनप्रतिनिधि माने। हम लोग के पास ही समाधान भी है, समस्याएं भी हम लोग जानते हैं और उसका समाधान भी हम ही लोग बताते आए हैं। इससे पहले जब राजेश गहलोत जी डीडीए मेंबर थे, एमसीडी के काउंसलर थे, तो कैसे समस्याओं का समाधान होता था? वो संवाद करते थे, वो द्वारका के सभी लोग को बुलाते थे, हर पॉलिटिकल पार्टी के व्यक्ति को बुलाते थे और प्रशासन के लोग को बिठा के मीटिंग करते थे। वहां पे मिनट्स नोट होता था और 2 महीना 3 महीने का टाइम देकर हर चीज के समाधान की बात की जाती थी। परंतु अब उस चीज के लिए अब क्या है कि स्वयं का महिमा मंडन ज्यादा है। मैं जब तक मैं के दायरे से बाहर निकल के हम की भावना नहीं आएगी, समस्या का समाधान नहीं होगा। और हमेशा क्रिटिक इज योर बेस्ट फ्रेंड, इस बात को सब समझ लें। अगर मैं क्रिटिक के तौर पे मैं बात कर रहा हूँ, फोरम बात करता है, एडीआरएफ बात करता है या अन्य लोग बात करते हैं, तो जनप्रतिनिधि और अधिकारी हमें अपना दुश्मन ना माने, हमें अपना बेहतरीन दोस्त माने। हर समस्या का समाधान होगा। बिल्कुल, हर समस्या का समाधान होगा, लेकिन समस्या वही है कि जितने जनप्रतिनिधि हैं या फिर अधिकांश में कहूं जितने प्रशासन के लोग हैं, जब भी आप सवाल करेंगे तो वो आपको गलत नजर से देखते हैं और आपकी छवि जो है उसको धूमिल करने का भी प्रयास करते हैं। निधि जी, किस तरह से आप देखती हैं समस्याओं का जो समाधान है वो कैसे होगा, कौन करेगा? अगर ट्रिपल इंजन की सरकार नहीं कर पा रही, प्रशासन नहीं कर पा रहा, तब कैसे कीजिएगा? देखिए, सब कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। सबसे पहले हम अपना एक पॉजिटिव माइंडसेट बनाए, उसकी सबसे बड़ी जरूरत है। ठीक है, करना प्रशासन ने ही है, करवाना इन्हीं नेताओं ने ही है। और जहां जैसे रॉबिन जी ने कहा कि हाँ, एक समन्वय की स्थिति होनी जरूरी है, वो मैं भी मानती हूँ कि समन्वय की स्थिति होनी सबसे बड़ी जरूरत है इस समय। और जहां तक कूड़े की या किसी भी चीज की समस्या है, वो सब समाधान हो सकती है। द्वारका एक बहुत बड़ा इलाका है जिसको अब जिला घोषित कर देना चाहिए, यूनिफाइड। ओके, इसके अंदर कोई सेक्टर कहीं आ रहा है, कोई कहीं आ रहा है, तो जिम्मेदारी जो है वो तभी, जैसे अंजना जी ने कहा, नोडल ऑफिसर एक होना चाहिए। यहाँ के लिए आरसीएस का ऑफिस एक यहाँ पर ब्रांच खुलनी ही चाहिए। जो कूड़े की समस्या है वो वहां ओखला या गाजीपुर ले जाने की बजाय द्वारका में ही उस समस्या का समाधान होना चाहिए। आप कहेंगे कूड़े का ढेर लगा दिया। नहीं, कूड़े का ढेर क्यों लगे? प्रोसेसिंग, साथ के साथ प्रोसेसिंग। सी, अगर आज हम 2025 में हैं, जहां एआई इक्विप्ड मशीन्स भी हैं, उनके समाधान भी हैं, तो डेफिनेटली जब तक एक पॉलिटिकल विल नहीं होगी, जब तक हम उस चीज को अडेप्ट करने के तरीके नहीं ढूंढेंगे। अब आप कहेंगे कि नया मुद्दा उठा रही हैं, पानी का मुद्दा आया था। सोमनाथ भारती जी उस समय वाइस चेयरमैन थे वरुणालय में, मेरी उनसे मीटिंग हुई। मैंने कहा जी, आप हर समय बोलते हैं कि ये सोसाइटी में पानी नहीं आ रहा, टेल एंड पे है सोसाइटी। तो भाई, टेल एंड पे सोसाइटी है तो वहां के रेजिडेंट्स ने कोई गलती कर दी वहां पे लेके, किसी को नहीं पता होता ना ये सोसाइटी टेल एंड पे आ रही है। तो आप वहां पे जो कंट्रोल वॉल्व है वो क्यों नहीं लगाते? अब भारती जी कहते हैं ये क्या बला है, तो अब उनकी देखिए, नहीं, मैं इसमें उनकी गलती नहीं कहूंगी, वो एक लीडर है, मिनिस्टर है, ठीक है, उनको वो पॉलिटिकली देख सकते हैं, पर टेक्निकली उनको बताने के लिए जो जिम्मेदारी है जिन अधिकारियों की, इसमें वो फेल थे। उन्होंने अधिकारियों से पूछा, कहते हैं ये कंट्रोल वॉल्व क्या होता है? तो कहते हैं जी होता है, मैंने कहा जी मैग्नेटोमीटर होता है, मैग्नेटिक फ्लो मीटर होता है, जिसके अंदर सारी रीडिंग आ जाती है। तो रॉबिन जी ने भी यही चीज बोली थी कि अधिकारी गण जो है उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, अधिकारियों को जिम्मेदार होना चाहिए और साथ में जनता और जो जनप्रतिनिधि हैं दोनों के साथ समन्वय करके अगर वो चलें तो समस्याओं का जो समाधान है वो भी हो सकता है। रॉबिन जी, क्या कुछ जोड़ना चाह रहे थे आप? हाँ, मैं ये बताऊं, आपका स्पेसिफिक सवाल है कि समाधान क्या है और करेगा कौन। आपने निधि जी से पूछा कि करेगा कौन, समस्या तो बता दी, नेता करेगा कि अधिकारी करेंगे। देखिए, मैं आपको 3 उदाहरण देता हूँ। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, जब एनजीटी ने ऑर्डर किया, द्वारका के अंदर में सारे सोसाइटीज को नोटिस आ रहे थे और बहुत ज्यादा डरे हुए थे लोग कि अब मुकदमे भी दर्ज होंगे, ये क्या होगा। हम लोगों ने जनप्रतिनिधियों से बात की, उस समय आम आदमी पार्टी की सरकार थी, बीजेपी के लोग केंद्र में थे। हमने बोला सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड का भी मामला है और दिल्ली जल बोर्ड का भी मामला है, तो आप दोनों मिलकर हमको रिलीफ दो। दोनों के जनप्रतिनिधियों ने हाथ खड़े कर दिए। एट लास्ट ऑल द्वारका रेसिडेंट फेडरेशन को दिल्ली हाईकोर्ट जाना पड़ा और हाईकोर्ट के माध्यम से एनजीटी में हमारा केस गया। हम लोग की सुनवाई आज 2.5 साल हो गए, 2 साल से 2.5 साल हो गया। किसी भी व्यक्ति को नोटिस का जो सिलसिला था वो थमा और किसी को कोई परेशानी नहीं हुई।
डिमांड हमारी है कि भाई जल बोर्ड हमको पैसा दे दे, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ, जिस बात को हम लोग बार बार कह रहे हैं। और डॉक्टर पंकज सिंह जो स्वास्थ्य मंत्री हैं दिल्ली सरकार के, वो भी एक कार्यक्रम में आए हुए थे यहाँ पे दिल्ली में, वहां भी उनके सामने हमने बात की तो उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री जी से आप लोग की मीटिंग कराऊंगा, जहाँ पे ये हमारी सांसद भी होंगी, विधायक भी होंगे, और आप लोग अपने बात को रखिए, हम लोग चाहेंगे कि दिल्ली जल बोर्ड आपको रिलीफ दे। होगा नहीं होगा वो बात की बात है, बट एक पॉजिटिव नोट पे चीज आई तो हमको रिलीफ मिला कोर्ट से। दूसरी बार जब एनजीटी का मामला आया और ये सीओ के हमने ऑर्डर पास किए थे डीजी सेट के लिए, और एकदम आदेश लागू कर दिया कि आज रात से ये आदेश पारित होता है और आपको ये तुरंत करना पड़ेगा, नहीं तो आप पे जुर्माने लगेगा। उस आदेश के खिलाफ भी हम लोग जनप्रतिनिधि के पास गए, किसी ने भी हम लोग की मदद नहीं की। एट लास्ट फिर हमको दिल्ली हाईकोर्ट जाना पड़ा। हाईकोर्ट ने निर्देश दिए सीओ क्यूएम को कि आप इनके साथ बैठ के मीटिंग कीजिए और पब्लिक को रिलीफ दीजिए, आप ऐसे तुगलकी फरमान नहीं दे सकते। और मजे की बात मैं आपको बता दूं, सीओ क्यूएम का दफ्तर जिस बिल्डिंग के अंदर में, उसमें आज भी डीजी सेट लगा हुआ है, वो चेंज नहीं किया गया। ठीक है, तो हम पे तो आदेश लागू हो गया। एनीवे, तो फिर हम लोग को हाईकोर्ट से रिलीफ मिला। तीसरा मैं बताता हूं आपको, द्वारका के अंदर स्ट्रीट लाइट्स काम नहीं कर रहे थे। डीडीए एमसीडी ने डिमांड किया कि डीडीए सारे स्ट्रीट लाइट्स एमसीडी को ट्रांसफर कर दे। तो छोटे रोड जो थे 20 मीटर वाले, उसकी सारी सर्विसेज और स्ट्रीट लाइट्स वो एमसीडी को ट्रांसफर डीडीए ने कर दिया। और इसके साथ साथ 58.5 करोड़ रुपए मेंटेनेंस चार्जेस वगैरह जो होते हैं ट्रांसफर के, हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर के समय, वो भी डीडीए ने एमसीडी को दे दिया। नतीजा क्या हुआ, हम लोग इस बात का विरोध कर रहे थे कि एमसीडी के पास में संसाधन नहीं है, इन लोग को मत दो, लेकिन एक जनप्रतिनिधि बार बार इस बात को कह रहे थे कि नहीं एमसीडी को चला जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। मैं जनप्रतिनिधि का नाम नहीं ले रहा हूं, आपका वीडियो देखेंगे तो वो भी जान जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो उसके बाद समस्या का समाधान नहीं हुआ। 8 से 10 महीने तक पूरी द्वारका अंधेरे में थी। आप पूछे किसी से भी, सब लोग इस बात को कहते थे। डीडीए वाले कहते थे हमने तो एमसीडी को दे दिया, हमारे पास कुछ है ही नहीं। एमसीडी वाले कहते थे कि हमारे पास टीम नहीं है। जनप्रतिनिधि कहते थे कि एमसीडी के लोग हड़ताल पे है और बीएसईएस इसमें कुछ कर नहीं रही थी। बीएसईएस केवल आप शिकायत करोगे तो उसको आके वो फॉलो अप करेंगे। तो यहाँ पे सारा सिस्टम जब लचर हो चुका था, 10 महीने संघर्ष करने के बाद सबसे हम लोग को उदासी जब हाथ लगी, फिर हम लोग हाई कोर्ट में गए और हाई कोर्ट ने पहली ही डेट में ये बोला ऑल द्वारका रेसिडेंट फेडरेशन के पिटीशन पे, जिसमें हम लोग ने करीब 850 फोटोग्राफ्स पूरे द्वारका के दिए थे। इन एमसीडी और डीडीए से पूछा कि ये बताओ ये लाइट आज जलनी है, जलाएगा कौन? मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। थोड़े समय बाद एमसीडी के अधिकारी जो थे वहां पे काउंसिल, वो लोग आए और उन्होंने बोला कि जी जितने भी मास्टर प्लान रोड है हम वापस डीडीए को ट्रांसफर कर रहे हैं, और उसके साथ साथ 46.5 करोड़ रुपए भी ट्रांसफर किया गया। तो ये कैसे हो गया? तो समाधान अब मुझको बस इन 3 केसेस के बाद, मैं तो अब आई एम ऑफ द व्यू कि इफ देयर इज लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, अगर हमारा जो प्रशासन है वो निरंकुश हो चुका है, तो समाधान हमको केवल कोर्ट से मिलेगा और हम अपनी लड़ाई को कोर्ट से जा जाके जीतते आए और आगे हम इसको और तीव्र करेंगे। ठीक है, न्यायालय एकमात्र रास्ता बचा है क्या? जब सरकारों से विश्वास आपका उठ गया, जनप्रतिनिधियों से विश्वास आपका उठ गया, शासन और प्रशासन से विश्वास आपका उठ गया, जब आप एग्जाम्पल देख ही रहे हैं कि 3 बड़े बड़े मुद्दे थे द्वारका के जिसको न्यायालय से ही जीता गया, जबकि कोशिश की जा सकती थी, जनप्रतिनिधि सपोर्ट कर सकते थे, प्रशासन सपोर्ट कर सकता था। स्ट्रीट लाइट्स की समस्या को लेके हमारी फोरम भी कई बार गई, डीडीए के पास गई, एमसीडी के पास गई, बट अंधकारमय ही हो गया था द्वारका। तो जैसा कि रॉबिन भाई ने बताया कि पहले जनप्रतिनिधि के साथ सारे प्रशासनिकों के साथ मीटिंग की जाती थी, हमारी सोसाइटियों में भी होता था। चूंकि हम लोग सोशल वर्कर है तो हर सोसाइटी में करवाते थे। मंथली एक मीटिंग होती थी जहां हर डिपार्टमेंट जो एमसीडी से रिलेटेड है उनके साथ जनप्रतिनिधि मीटिंग करते थे। तो समस्याएं वो मिनट्स बनती थी, समस्याएं पता होता था, काम होता था। अभी उसी की कमी है, सोसाइटी में जनप्रतिनिधि का आना तो बिल्कुल बंद हो गया। तो जब वो आएंगे नहीं, समस्याओं को फिजिकली देखेंगे नहीं, कितनों का कॉल वो अटेंड करते होंगे। तो हम नहीं कहते कि ट्रिपल इंजन की सरकार नहीं चलेगी, नहीं कर सकती है, करेगी। कई काम हो रहे हैं, कई काम दिख भी रहे हैं, ऐसा नहीं है दिख रहा, बट कुछ हम द्वारका वालों के जो एकदम रूट प्रॉब्लम है उस पर जल्दी एक्शन होना बहुत जरूरी है। जैसा कि मैं बताया, पूरे द्वारका में लाइन सेटलमेंट है। आप मार्केट में जाइए, वहीं रेडी पटरी में लोग खा रहे होते हैं, तो मुझे लगता है ये खा कैसे रहे, क्योंकि वही बदबू आ रही है। कितना गंदा सेक्टर 10 का मार्केट में महीनों बाद परसों गई थी, तो देखकर अजीब सा लगा कि क्या है ये। तो जब हम अपने मार्केट में नहीं घूम सकते, एक तो इंक्रोचमेंट हटाइए। आप वेंडर्स को, कोई आईडी डीसीपी साहब ने भी मीटिंग रखा था,
तो वहां भी मैंने यही आवाज उठाई कि उनको आईडी दीजिए, उनको लाइसेंस दीजिए, और जो लाइसेंसी है उन्हीं को बैठने दीजिए, और एक जोन बने। डीडीए ने बहुत खर्च करके कई सेक्टर्स में पार्कों के अंदर मार्केट बनाया है, जो आज नशे का अखाड़ा बना हुआ है, जहाँ बैठकर 12/4 में आप जाइए, वहां हमारा जल बोर्ड का ऑफिस भी है, छोटा यूजीआर है, आप शाम में जाइए आपको नशेड़ी बैठे मिलेंगे। देख तो, और वहीं पे पार्क है, हम कहाँ से वॉक करने जाएंगे, लूटपाट होती है, डर लगता है वो नशेड़ी क्या करेंगे। तो उन मार्केट्स को फ्लरिश करो ना, उस लोकल मार्केट को वहां बैठा दो, आखिर खर्च तो क्यों, हमारा ही पैसा, टैक्स का पैसा। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर जनप्रतिनिधि एक्टिव हो जाएं, देखें, अब हर काम के लिए हम सांसद महोदया तक जाएं तो सही बात, वो एमपी हैं, उनका लेवल अलग है अभी, तो एटलीस्ट जो लोकल पे हमारे पास पहले निगम आता है, तो निगम पार्षद हम जैसे लोग, जैसे एडीआरएफ है, द्वारका फोरम है, सीजीएचएस फेडरेशन है, इनके साथ तालमेल बना के, हम उनके दुश्मन तो है नहीं, हम द्वारका का भला चाहते हैं, तो हमारी टीम एनी टाइम रेडी है काम करने। आप झाड़ू लगाने बुलाओ, हम झाड़ू लगाने भी जाते हैं, कूड़ा उठाने बुलाते हैं, वहां भी जाते हैं, और आपकी रैलियों में भी जाते हैं, तो हम सारे काम करेंगे। लेकिन उसके लिए पहले कदम आपको उठाना होगा, और अधिकारियों को भी टाइट वही कर सकते हैं, उनको पावर है, क्योंकि हम लोगों को प्रतिनिधित्व तो वही कर रहे हैं, हम सब जिताकर उनको भेजे हैं। दैट मीन्स कि हम सारे ये हजारों लाखों की संख्या को आप अकेला रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपको विश्वास करना होगा और सबको साथ लेके चलना होगा, ये एक बड़ी आवश्यकता है, और आज की राजनीति की जरूरत भी है कि लोगों को साथ में लेके चला जाए। न सिर्फ आप जब चुनाव जीतने जाते हैं तब लोगों से जिस तरह से वोट मांगते हैं, उनका साथ चाहते हैं, चुनाव के बाद भी उनका साथ आप उनके साथ बने रहें और उनको अपने साथ बना के रखें। पार्किंग की समस्या किसी ने नहीं उठाई, द्वारका की कई सारी मार्केट्स में पार्किंग लगा दी गई, उसके अलावा कुछ एक पार्क जो है वहां पे चार्जेस लगा दिए घूमने के लिए, ये सब क्या विषय है? पिछले साल जनवरी के अंदर सेक्टर 17 के एक पार्क, सेक्टर 18 के सामने सेक्टर 24 के एक पार्क के अंदर डीडीए ने चार्जेस लगा दिए। डीडीए का ये कहना है कि हमें पार्क मेंटेन करने के लिए स्टाफ लगाना पड़ता है, एंड हम इस पार्क को एक मॉडल पार्क बना रहे हैं जिसकी वजह से हम चार्जेस लगा रहे हैं। सो वो चार्जेस आज तक उस पार्क में लगे हुए हैं। और वो कितने चार्जेस हैं अगर आप गए? सर लगभग जो मंथली पास है डेली पर एंट्री आई थिंक 20 रुपए है, और मंथली पास 200 रुपए के अंदर उनका सीनियर सिटीजन का बन जाता है। सीनियर सिटीजन का 100 रुपए में और नॉर्मल का 200 रुपए के अंदर बन जाता है। तो एक्चुअली इसके मिक्स रिव्यू हैं, काफी लोग इससे जो इसको यूज कर रहे हैं वो खुश भी हैं, कहते हैं अब हमें साफ सुथरा वातावरण मिलता है, बेंचेस साफ मिलते हैं, बेसिक फैसिलिटीज मिलती है और सुंदर रहता है। एंड काफी लोग इसके खिलाफ भी रहते हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि ये पार्क जितना भी है सारे हमारे टैक्स के पैसों से बने हुए हैं, और डीडीए जो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में उसकी स्थापना हुई थी, डीडीए पार्क है तो ये हमेशा की तरह फ्री ही होना चाहिए। तो इस पे डिबेट जारी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली जो भी आप कहें, क्योंकि इसमें लोगों के अलग अलग मत हैं, उस पार्क के अंदर आज भी फीस, एक मिनिमम फीस जारी है। और आपने जो दूसरा मुद्दा उठाया पार्किंग का, बिल्कुल जी, द्वारका के अंदर पार्किंग की समस्या बढ़ती जा रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नाम पे ई रिक्शाज हैं सिर्फ, एंड अभी देवी की कुछ बसेस ट्रायल बेसिस पे मेट्रो स्टेशन से चल रही हैं, लेकिन वो एक पर्टिकुलर रूट पे चल रही है, और हम भी अपने आते जाते देखते हैं कि उसके अंदर जो लोग उसका इस्तेमाल बहुत कम कर रहे हैं और अक्सर खाली जा रहे हैं। हम भी नहीं चाहते कि ये ट्रायल चलते रहे, हम ये चाहते हैं कि रूट्स इस हिसाब से डिजाइन हो जो सोसाइटीज के गेट के आगे से जाएं और लोग उनको इस्तेमाल कर पाए शॉर्ट रूट से। इससे क्या है कि वो जो अपनी गाड़ियां लेके निकलते हैं या स्कूटर लेके निकलते हैं वो बहुत मिनिमाइज हो जाएगा। एंड पार्किंग की हम काफी टाइम से सारी फोरम्स, द्वारका फोरम भी, एडीआरएफ भी, हम अपने सीनियर्स जितने भी एमपी एमएलए लेवल के लोग हैं उनसे हम डिमांड करते रहे हैं कि द्वारका के अंदर पार्किंग और बनानी चाहिए, मार्केट के आसपास होनी चाहिए। एंड मैं मार्केट में जो पार्किंग लगती है उसके चार्जेस की बात कर रहा था। पहले वो फ्री होती थी, अभी आपको 10 रुपए कोई सामान लेना है तो आप 20 रुपया पार्किंग दीजिए। सर इस मामले में तो मैं ये कहना चाहूंगा, यस ये लोगों को चुभता है कि मिनिमम गाड़ी की 20 या 30 रुपए एंट्री होती है और उसको बचाने के लिए लोग दाएं बाएं या किसी सोसाइटी के गेट के आगे खड़े करते हैं। इसको एक बेसिक मिनिमम 10 रुपए कम से कम कर देना चाहिए, जिससे कि लोगों को जेब पे भी भारी ना पड़े और लोग इस सुविधा का लाभ उठाएं। चलिए, लोगों की जेब पे अतिरिक्त बोझ न डाले सरकार, और व्यवस्थाएं ऐसी बनाए ताकि सहूलियत भी लोगों को हो और लोगों की जो समस्याएं हैं उनका भी समाधान हो। किस तरह से देखते हैं, आखिरी जो उम्मीद है आपकी वो किससे है? पार्षद साहब तो आपकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे? नहीं, ऐसी बात भी नहीं है, हम जानते हैं उनको बहुत पहले से, ऐसी बात नहीं है, लोकल मिलते जुलते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो पर्सनल वो एक अलग चीज है,
लेकिन जो मुझे काम कराना है या जो मुझे काम परेशानी हो रही है उसका समाधान तो उन्हीं को ढूंढना है, मैं उन्हीं के पास जाऊंगा। अब भाई साहब ने बात उठाई पार्क की जब उसका उद्घाटन हुआ था तो जेई से मेरी बहस हुई थी। मैंने कहा इस पे ये लगा रहे हो और आपने पेपर में निकाल दिया जी हमने फ्री कर दिया है, लेकिन तुमने फ्री तो किया नहीं है। तो कहते जी हमारे पास ऊपर से ऑर्डर आए ही नहीं, जो वहां पे गार्ड बैठते हैं जो भी है, तो ये करेगा कौन? बात वही हो गई, आपने पेपर में निकाल दिया जी हमने फ्री कर दिया और उनको ऑर्डर दिए नहीं, वो अभी भी ले रहे हैं, आज तक ले रहे हैं। ये क्या मतलब हुआ? ये तो कोई समाधान नहीं है। या तो आपके कोऑर्डिनेशन की कमी है, आप में आप कोऑर्डिनेशन कमी है आपस में। अब वही है कूड़ा हो, पानी हो या कहीं भी कई जगह पुराने वो लगे हुए पाइप लगे हुए हैं सोसाइटियों में या डीडीए फ्लैटों में, वो सारे लीकेज कर रहे हैं, उसको कौन ठीक कराएगा? बिल्कुल बिल्कुल, है ना? तो ये तो आपको देखना है। चलिए हम आपको बात को आगे बढ़ाते हैं। अंतिम में आपसे सवाल लेता हूं, उसके बाद कार्यक्रम को क्लोज करेंगे। मैंने कई मर्तबा देखा और बहुत सारे सेक्टर्स की अगर मैं द्वारका की बात करूं तो जो फुटपाथ के जो स्लैब है बहुत सारी जगह टूटे पड़े। सेक्टर 10 का जो वेलकम होटल है उसके बिल्कुल जो मध्य वाला रोड है वहां पे मैंने देखा कि एक स्लैब गायब है, फिर दूसरा है, एक गायब है फिर दूसरा है। इस तरह की स्थितियां क्यों है? उत्तरदायी कौन? सर उत्तरदायी डीडीए है। डीडीए ने जो हमें फैसिलिटी दी थी, जिस वजह से लोग यहाँ पे आए, सोसाइटियां बनी और ज्यादातर सरकारी कर्मचारी इस द्वारका में रहते हैं। लेकिन काफी साल पुराना ये जो नालों के ऊपर बना हुआ है वो स्लैब गायब ही नहीं है। उसमें तो हालात ये है, पैदल चलो तो वो बना हुआ स्लैब भी नीचे जा सकता है। और ऐसी घटनाएं द्वारका में हुई है, यहाँ तक कि गाड़ी भी अंदर गई है, नाले के अंदर, रोड के अंदर गाड़ियां जा रही हैं। तो ये सब डीडीए की कमी मैं कहूंगा। मुझे एक वाकया ध्यान आता है, सेक्टर आई थिंक 5 या 4 की बात है। जो फुटपाथ थे वो चलने लायक नहीं थे, तो एक बुजुर्ग थे वो रोड से जा रहे थे तो उनको किसी गाड़ी ने टक्कर मारी और उनका जो देहांत है वो हो गया। इस तरह की स्थितियां भी हुई है। बिल्कुल हुई है सर, बहुत बुरी स्थिति है इस तरह की ना द्वारका के अंदर। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आने वाला टाइम है, अब नए पार्षद साहब आएंगे यहाँ पे, 2 साल से है नहीं, जो भी चुन के आए तो जनता की जो समस्याएं हैं सभी हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो वो समस्याओं का वो ध्यान देंगे। कमलजीत जी जो सांसद है, क्योंकि मेरे नजदीक रहती है, मैं इतना ही कहूंगा वो अच्छा काम करती है और एक सही तरह से एमपी जो है वो पार्षद का काम भी कर लेती है बेचारी, उनको जो कहो कभी मना नहीं करती। लेकिन नीचे जैसे विधायक हमने आज तक देखा ही नहीं है। और पार्षद है जो भी आएंगे वो कैसा काम करते हैं वो तो तभी पता लगेगा। लेकिन आने वाले टाइम में मुझे उम्मीद है जो पार्षद आएगा तो हमारी जो समस्याएं हैं वो सुनेंगे। और देखिए बड़ी बात है, इनका सज्जन का कहना है कि विधायक को तो हमने देखा ही नहीं। मैं अभी कुछ महीने पहले ना बिजवासन हम लोग गए थे विधानसभा, वहां हम लोगों ने काफी रिपोर्टिंग की, तो वहाँ अधिकांश लोग जो है वो विधायक का नाम तक नहीं जानते। कैलाश गहलोत विधायक हैं, कोई अशोक बताता है, कोई राजकुमार बताता है, अजीब अजीब नाम लेते हैं क्योंकि कभी जाते नहीं, इलाके में मिलते नहीं। तो जनप्रतिनिधि को अपने लोगों के बीच में होना चाहिए। किस तरह से देखते हैं द्वारका? क्या वो वाली द्वारका है जो आप लोगों ने सपने में सोचा था, जो सोच के आप लोग आए थे द्वारका में? कितना स्वरूप द्वारका का बदल गया है? उत्तरदायी कौन है? देखिए जो सोच समझ के है, हम द्वारका में जा रहे हैं पर द्वारका बनते बनते से अधूरी है। तो हम ये है जितना भी हमारे साथ में है, जो भी द्वारका का, हम ये चाहते द्वारा हम सारे मिलके द्वारका का एक अच्छा शहर बनाए इसको। और जैसे भी पार्क है, अंजना बहन जी ने मेरे को अभी बोला था कि पार्कों में जैसे नशेड़ी बैठते हैं, इनका आना जाना ठीक नहीं। वहां पे कई जगह मैं भी वहां से पार्क से रात को गुजर रहा था, सेक्टर 19 के पार्क की बात है, वहां पे ऐसे रास्ते मेरे को खुद डर लगने लग रहा वहां पे, भाई कहीं मेरे चिप ना जाए, कोई ब्लेड ना मार दे। भाई डर तो सबको नशेड़ियों से डर था भाई, ये तो है ही। तो पार्क में ही सारा ऐसा होता। मैं तो ये कहूँगा थोड़े उनको भी ना तो कोई उसमें उसके गार्ड्स वगैरह कोई भी नहीं है, तो इस पर थोड़ी नजर रखे तो मैं बहुत ही वो समझूं इसको। तो हाँ बताइए अंजना जी। ये काफी बड़ी चर्चा हुई, काफी कुछ निकल कर आया। बदलाव जरूर दिख रहा है ट्रिपल इंजन की सरकार में, सभी को दिख रहा होगा। सड़कें बननी शुरू हो गई हैं, जो फुटपाथ की स्लैब की थी वो भी कई क्षेत्रों में बदल गए, सर्विस रोड बनने लगे। तो हम ना कई जगह बन रहे हैं, तो हम ना उम्मीद नहीं है। अभी सरकार को आए कितना टाइम ही हुआ है, तो अगले 2-3 साल में मुझे लगता है टाइम लगता है किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलना, क्योंकि जो बर्बादी हो चुकी थी। एक बहुत अच्छी बात रही कि हम द्वारका एक में कुछ लोग हैं जो परेशान थे पानी से। मैं विश्वास नहीं करूंगी, 1-2 महीने यूजीआर पे धरना दिए रहती थी। मेरा तो गद्दा लग जाता था कि भाई अंजना मैडम आ गई, अब यहीं बैठेंगी, क्योंकि सोसाइटियों को पानी नहीं मिलता था।
और सरकार बदलते पता नहीं पानी कहाँ से उत्पन्न हो गया। ये मोदी जी की कृपा थी, भगवान की कृपा थी, या भाई पहले पानी था उसको रोक दिया जाता था, गुलाब सिंह अपने खेमे में ले जाते थे। ठीक है, इसके लिए उनसे मेरी बड़ी लड़ाई हुई, सुनते ही नहीं थे, वो उठ के चले जाते थे। तो एकदम से बदलाव कैसे आ गया? दैट मीन्स चीजें डाइवर्ट की जाती थी। अभी एटलीस्ट हमें डायरेक्ट चीजों का फायदा मिल रहा है। हम जो जानते हैं तो ट्रांसपेरेंसी है। एक से 2 दिन बीच में प्रॉब्लम आई थी, कुछ टेक्निकल इशू आया था, अदरवाइज पानी की समस्या उसी पॉकेट में, जो 7 पॉकेट है डीडीए के सेक्टर 12 के एक यूजीआर से पानी 4-4 दिन नहीं आता था। और मेरे को दिन भर, मैं सुबह 4 बजे से भी लगी रहती, सर टैंकर भेज दो, सर ये कर दो, नो वे। कभी कभी कारगिल चला जाता था टैंकर, बाकी जगह तो नहीं आता था। कारगिल में उनका रेसिडेंस था तो मैं भी इसलिए जाता हूँ। तो कई चीजें जो बिगड़ी हुई थी तो उसको सुधरने में टाइम लगेगा। बदलाव दिख रहा है और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी ये ट्रिपल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन मैं नहीं कहूंगी, मैं तो 4 इंजन कहूंगी, क्योंकि हम जैसे लोग भी लो लेवल पे काम करते हैं। मेरे साथ निधि बहन है, कौशल जी हैं, हमारी संस्थाएं काम करती हैं। द्वारका बहुत लक्की है कि यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नहीं तो बाकी जगह तो कोई नहीं है देखने वाला। यहाँ पे तो बहुत अच्छा है कि जागरूक है। 3-3 फोरम जो है रिप्रेजेंट करता है अपने उसको। तो द्वारका की हम बहुत बड़ी ताकत है, जिससे जनप्रतिनिधि भी हमेशा बातचीत करता है, कनेक्टेड रहता है हमारे साथ, और सांसद महोदया तो सबसे ज्यादा रहती है। यहाँ पे मैं बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे मैं एक चीज और भी ऐड करूंगा। द्वारका की ये तीनों एसोसिएशंस की एक प्रमुख डिमांड रही है, जिसको हमारे एमपी साहिबा ने भी अपने चुनाव के अंदर कहा था कि वो बहुत कंसिडर हो रही है, एलजी लेवल पे बातचीत चल रही है द्वारका के लिए एक सेपरेट बोर्ड बनाने की। जैसे दिल्ली कैंट का बोर्ड है, जैसे एनडीएमसी बोर्ड है, आप वो इलाके देखेंगे वो साफ सुथरे भी रहते हैं, फंड्स का भी इशू नहीं है, वहां पे हरियाली भी खूब है, सड़कें भी साफ हैं और लोग भी काम करते नजर आते हैं। तो ये काफी टाइम से द्वारका की एसोसिएशन प्रमुख डिमांड रख रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द ये भी लोगों का सपना साकार होगा और इससे मुझे एक अलग बोर्ड की मांग है। और वैसे बता दूं, इस जब से बीजेपी सरकार आई है, ग्रामीण बोर्ड का गठन जरूर किया गया, जो दिल्ली के देहात के जो गांव हैं उनके विकास के लिए अलग से उसको फंड भी दिया गया। क्या कुछ आप रिमार्क संतुष्ट? थोड़ा सा रह गया था, हमारे यहाँ भी पानी नहीं आ रहा था, पिंक में हूं मैं। जब हम 8-10 बंदे आरडब्ल्यू के और कुछ रेजिडेंट अपने एमपी साहिबा के यहाँ गए, तो वो लाइट बंद करके और गेट पे ताला मरवा दी। मतलब समझा नहीं मैं। आप हमसे मिलो ही मत। अच्छा। जब आप मिलोगे ही नहीं पब्लिक से, तो आप समस्या को क्या मतलब है आपका? देर रात गए थे क्या आप लोग? हैं? देर रात में गए थे? 8:30 बजे गए थे। कौन सी देर रात हो गई? पहले कमरे में लाइटें जल रही थी, जैसे देखा पब्लिक आ रही है, लाइटें बंद करा के ताला और मरवा दिया। ये कौन सा तरीका है? और डीडीए में 4th फ्लोर पे एक कमरा बनाने की परमिशन है डीडीए से, इन राइटिंग। पूरा सेट कैसे बन रहा है? कौन पैसे खा रहा है उसको? कौन मिला हुआ है? किस लिए भाई? चलिए, भ्रष्टाचार तो है और कई स्तर पे जो है वो भ्रष्टाचार है। तमाम जो मुद्दे थे, द्वारका की जो तमाम समस्याएं थी, वो द्वारका फोरम ने, एडीआरएफ ने, तमाम जो गणमान्य नागरिक थे उन लोगों ने साझा की। साथ में उसके जो समाधान थे वो भी सुझाए गए। जनप्रतिनिधि जो हैं वो लगातार काम करते हैं, ऐसा नहीं है वो काम नहीं करते। आवश्यकता इस बात की है कि जनता को, और साथ में जितनी जो फोरम है, जितनी जो एसोसिएशन है, एनजीओ हैं, जो सामाजिक लोग हैं, उनको भी साथ में लिया जाए, उनको विश्वास में लिया जाए और मिलजुल कर सारी जो समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाए। सहयोगी गौरव कुमार के साथ में अनंत कौशिक।